साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी छोटी बेटी का भाग्य। आइए कहानी सुनते हैं। फिर राजा ने चौथी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? उसने अपनी बड़ी बहनों की ओर देखा और उत्तर दिया, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। राजा बड़ा खुश हुआ। फिर उसने सबसे छोटी लाडली बिटिया से प्रश्न किया, बेटे तुम किसके भाग्य का खाती हो? मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, बिटिया ने तपाक से उत्तर दिया। उसकी बहनें सुनकर सन्न रह गई। राजा को इतना ताव आया। इसमें ताव खाने की क्या बात थी? छोटी बिटिया ने ठीक ही तो कहा था। सुमन की इस टिप्पणी से कहानी का तार एकदम टूट गया। बच्चे और उनकी नानी उस काल्पनिक दुनिया में इतने खो गए थे कि उनके पास बैठी सुमन को भूल चुके थे। मेहमानों की लिस्ट बनाना छोड़कर वह कब श्रोताओं में सम्मिलित हो गई थी, किसी को पता ही नहीं चला। इसलिए तीनों चौंक पड़े थे। छोटी ने ठीक ही तो कहा था, अपनी बात पर जोर देते हुए सुमन ने कहा। दुनिया जहान की छोटी बेटियां अपने भाग्य का ही तो खाती हैं, उनके लिए कौन कुछ करता है? सुमी, अम्मा ने तड़प कर कहा और चुप हो गई। बच्चे एकदम बौखला उठे। इतनी अच्छी कहानी चल रही थी, मम्मी को पता नहीं एकदम से क्या हो जाता है। मम्मी प्लीज, रश्मि ने तुनक कर कहा, बीच में मत बोलो ना। बोलने का उत्साह सुमन का भी खत्म हो गया था। वह फिर से अपने काम में जुट गई। नानी ने भी बिखरे कथा सूत्रों को फिर से समेटना चाहा, पर कुछ बात नहीं बनी। सुमन कहाँ हो भाई? सुरेश गेट से आवाज देता हुआ घर में दाखिल हुआ। इतनी कोफ्त हो आई उसे। कितनी बार समझाया है कि घर में इस समय अम्मा है, बड़े भैया हैं, कुछ तो लिहाज किया करो, पर इन्हें कभी होश ही नहीं रहा। क्या है? उसने बाहर आकर रुखाई से पूछा। ये कार्ड्स देख लो भाई, छपकर आ गए हैं, तुम्हारे ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं देख लो। उसने रैपर खोलकर देखा। चिकनी गुलाबी सतह पर मखमली अक्षर व सुनहरे बेलबूटी। उसके बनाए मसौदे के नीचे उसके, सुरेश के, रश्मि के, राघव के नाम, मकान का बड़ा सा नाम आकांक्षा कलात्मक रूप से लिखा हुआ था। अच्छे हैं, उसने पुलकित स्वर में कहा। अरे अच्छे क्या हैं, बहुत अच्छे कहो, बड़े भैया ने कहा। गृह प्रवेश के लिए इतना कौन करता है? अरे शादी पर भी लोग इतने महंगे कार्ड नहीं छपाते। इसलिए तो मैंने छपाए हैं, सुमन ने कहा। उसका स्वर एकदम बदला हुआ था। मेरी शादी पर तो ऐसे कार्ड छपे थे कि याद करके भी रोना आता है। उनसे अच्छे तो कार्ड लोग तेरी ही पर छपा लेते हैं। बड़े भैया का चेहरा एकदम काला पड़ गया और वे सिर झुकाकर धीरे से कमरे से निकल गए। सुमन, सुरेश ने कठोर स्वर में कहा। क्या है? घर बुलाकर इस तरह अपमान किया जाता है कभी? अपमान कहाँ किया है मैंने? मौके से एक बात याद आ गई थी, सो कह दी, और वह सच भी थी। सच बात क्या इस तरह मुंह पर फेंक मारना जरूरी है? देखिए, सुमन ने कसैले स्वर में कहा, सच बड़ा कड़वा होता है, किसी तरह भी कहो, लगता ही है। और वह एकदम पलटकर रसोई में चली गई। सुरेश उसे देखते ही रह गए। कितने वर्ष बीत गए हैं, पर इसका आक्रोश अब भी उतना ही ताज़ा है। जब भी वे सुमन के इस आवेग को देखते हैं, उन्हें अपना सारा किया कराया मिट्टी में लगने लगता है। कैसे सर्वग्रासी स्मरण शक्ति है इसकी, ये कुछ भूल क्यों नहीं पाती? रसोई में बैठी सुमन भी यही सोच रही थी। वह कुछ भी भूल क्यों नहीं पाती? जब भी कुछ कहने को होती है, उसकी जबान पर जैसे 100 कांटे उगाते हैं। पता नहीं कैसा दंश है उसके मन में, जिसे वह 100 गुना करके लौटा देना चाहती है। अभी उस दिन अम्मा कहानी सुना रही थी। वे भी 5 बहनें थी। 2 की शादी बाबूजी ने अपनी नौकरी के ज़माने में खूब धूमधाम से कर दी थी। 2 की शादी में उनकी सारी ग्रेजुएटी, सारा फंड निकल गया था। आधी पेंशन तक बिक गई थी। सुमन का वक्त आया, उस समय तक वे स्वयं भैया पर आश्रित हो चुके थे। भैया की शादी भी हो गई थी।
उन्हें अपनी भी गृहस्थी देखनी थी, माँ बाप को पालना था। सुमन के ब्याह की फिक्र थी सो अलग। किसी प्राइवेट स्कूल में 250 पर दस्तखत करके 150 पाती हुई सुमन तेजी से बढ़ती जा रही थी। भैया और बाबूजी जगह जगह की खाक छान रहे थे, पर कोई लड़का हाथ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी, लड़कों के भाव भी आसमान छू रहे थे। फिर इन लोगों के पास तो देने को कुछ था भी नहीं। तभी किसी ने प्रोफेसर शर्मा का नाम सुझाया। 2 साल पहले ही उनकी पत्नी चल बसी थी। 2 नन्हे बच्चे थे। घर और बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें एक सुशील कन्या की आवश्यकता थी। उनकी कोई मांग नहीं थी, बस कुमकुम कन्या ग्रहण करने को तैयार थे वे। अम्मा बाबूजी तो खुशी से झूम उठे। इतनी विकराल समस्या का इतना सरल हल निकल आएगा उन्होंने सोचा भी न था। भैया भाभी ने भी राहत की सांस ली, पर सुमन ने ही मना कर दिया। उसके कुंवारे सपनों को फेरे पड़ते ही किसी की माँ बन जाना गवारा नहीं था। उसके इस निर्णय की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई। घर का वातावरण कई दिनों तक उखड़ा उखड़ा सा रहा। भाभी उससे कटी कटी सी रहने लगी। बड़ी बुआ ने तो सुना भी दिया, कुछ तो अकल से काम लिया कर, दादा के बुढ़ापे का तो ख्याल कर। समय से शादी हो जाती तो तुम भी बच्चों वाली हो जाती कि नहीं। उनका क्या है, मर्द मानुस है, 100 रिश्ते लग जाएंगे, तुम ही बैठी रहोगी। बुआ ने सच कहा था। और भी 2 साल बीत गए और वह फिर भी अनब्याही रह गई। इस बीच बाबूजी भी चल बसे और शादी की बात जैसे ठंडे बस्ते में चली गई। भैया कहते, अब 27 साल की लड़की के लिए कुंवारा लड़का कहाँ से लाऊं। भला हो मंजली दीदी का, उन्होंने ही दया करके गांव नाते का एक देवर दिखा दिया था। माँ बाप का साया बहुत पहले उठ गया था। एक टाइपराइटर, एक कच्चा मकान और एक बीकॉम की डिग्री, जायदाद के नाम पर बस यही कुछ था। तभी लड़की वाले बदकते थे। हिंदुस्तानी आदमी नौकरी पर जान छिड़कता था। छोटी ही सही पर बंदी बंदाई आमदनी तो हो। अपने सपनों को तिलांजलि देकर ही सुमन मंडप में जा बैठी थी। बहुत बेमन से उसने नए जीवन में प्रवेश किया था। उस दरिद्रनाथ युवक की गृहस्थी की गाड़ी खींचते हुए वह अक्सर हाफ उठती थी। धुआंती रसोई में खाना बनाते समय, फटे कपड़ों को रफू करते हुए या जले हुए बर्तनों को रगड़ते हुए उसे अक्सर प्रोफेसर शर्मा की जमी जमाई गृहस्थी, सजा सजाया घर याद आता और वह अपने आप पर खिज उठती। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शायद इसी को कहते हैं। रश्मि का जन्म हुआ तो लगा ही नहीं था कि घर में पहला बच्चा है। लगा कि एक अनचाहा मेहमान आ गया है। राघव तो लड़का था, पर उसके आते ही लगा जैसे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो। उन सीलन भरे कमरों में अपने फूल से बच्चों को पालना, उनकी छोटी छोटी बातों के लिए तरसना उसे जहर लगता था। फिर भी धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जिंदगी का सफर आसान होता चला गया। आज तो उसके पास वह सब है जिसकी उसने कभी कामना की थी, पर अब पहले किसी उमंग, उत्साह वह कहाँ से लाए। ये बीते हुए वर्ष उसके मन का सारा ही रस निचोड़ के ले गए हैं। मन की तलहटी में रात दिन एक ज्वालामुखी सा धधकता रहता है। जरा कुछ हुआ नहीं कि लावा फूट पड़ता है। गृह प्रवेश सानंद संपन्न हो गया। सुबह विधि विधान से होम हवन किया गया। देवी देवताओं का शुभ कार्य के लिए आवाहन किया गया। पवित्र उदक से घर की शांति की गई। फिर दोपहर को ब्राह्मण भोज हुआ। 11 तरह की मिठाइयाँ और भरपूर दक्षिणा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए और आशीर्वाद की झड़ी लगाते हुए विदा हुए। शाम को रिसेप्शन था। खाने का प्रबंध 3 सितारा वाले होटल को दिया गया था। मंडप की सज्जा शहर के प्रसिद्ध टेंट हाउस को दी गई थी। उन्होंने नए घर को दुल्हन की तरह सजा दिया था। सुमन की शादी में ऐसी कोई हंगामा नहीं हुआ था, इसलिए वह जैसी सारी कसर निकालने पर तुली थी। उसके पीहर से जो भी सामान आया था वह मैके के अनुरूप ही था। उसने चुटकी भी ली थी। अम्मा, इतनी भारी साड़ी तो तुमने मुझे शादी पर भी नहीं दी थी।
और उसी साड़ी को पहनकर वह मंडप में फूली फूली फिर रही थी। कोई प्रशंसा करता तो गर्व से कह देती, अम्मा लाई है। अरे, इसने तो जैसे एक छोटी मोटी शादी ही निपटा दी। अम्मा गदगद होकर जिस तिस से कहती फिर रही थी, भाई हमने तो होनहार लड़का देखा और बिटिया ब्याह दी थी। घर वर दोनों देख सके इतनी सामर्थ्य कहाँ थी, पर इसका ऐसा लक्ष्मी का पांव पड़ा कि आते ही सब दरिद्र धो डाला। उस शाम जब 10-15 बार अम्मा यह बात दोहरा चुकी थी तो सुमन की सहनशक्ति ने जैसे जवाब दे दिया। वह एकदम फट पड़ी। यह सब एक दिन में नहीं हो गया है अम्मा, पूछो तो पता चलेगा कि मेरा कितना खून जला है। पार्टी यद्यपि उतार पर थी, फिर भी इक्का दुक्का मेहमान इधर उधर बिखरे हुए थे। ऊंची आवाज सुनकर सबके कान खड़े हो गए। अम्मा तो जैसे कटकर रह गई। समझाने के अंदाज में बोली, अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं लल्ली, सुख की घड़ियां फुर से उड़ जाती है, दुख के दिन रेंग रेंग कर चलते हैं, इसी से भारी लगते हैं। आज तो तू रानी बनी हुई है ना? हाँ, आज मैं रानी हूँ। 12 साल बाद तो घूरे के भी दिन फिरते हैं, मेरे भी दिन बदल गए हैं, तो आश्चर्य क्या है? सुमी, ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मा, तुम लोगों ने तो अपनी तरफ से मुझे घूरे पर ही फेंक। कहते कहते रुक गई सुमन। पता नहीं कहाँ से सुरेश एकदम सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में व्यथा का एक महासागर लहरा रहा था। तुमने मुझे घूरा कहा सुमन? सुमन आंख उठाकर उनकी ओर देख नहीं सकी। सुमन, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान की एक रेखा देखने के लिए मैंने क्या नहीं किया। पागलों की तरह दिन रात खटता रहा, अपना खून पसीना एक करता रहा। तुम्हारे मन के अभावों को भरने के लिए मैंने अपने आदर्शों की भी परवाह नहीं की। फिर भी तुम्हारे लिए मैं घूरा ही बना रहा। आखिर तुम चाहती क्या थी? इच्छाओं की यह कैसी आग है जो बुझना ही नहीं जानती। कहते कहते उनका स्वर कठोर होता चला गया। उनकी आंखों में लहराता महासागर सूख गया। वे भक्क से जल उठी। इस दहकन के सामने मंडप में सजे असंख्य लट्टुओं का प्रकाश मध्यम पड़ गया। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी छोटी बेटी का भाग्य। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।